नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन। डार्विन बड़ा समझदार, बहुत ही अच्छा आदमी था। जैसे रमन महर्षि थे ऐसे ही था, लेकिन वो ज्ञान के लिए नहीं था, भगवान को जानने के लिए नहीं कोशिश कर रहा था, वो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा था। उसके बारे में थोड़ा बहुत भी आएगा, जिक्र होगा। हम लोग सेकेंड सेक्शन में पहुँच गए हैं और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी कंपनी का स्टॉक फेयर प्राइस में कैसे खरीद सकते हैं। उसी लिए हमें पुलक प्रसाद समझा रहे हैं साइबेरियन सॉल्यूशन के बारे में। पहले मैंने जब इसको चैप्टर को शुरू किया तो मुझे 1, 2, 3, 4 पैराग्राफ पढ़ लिया तो कहानी तो बड़ी अच्छी लगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों समझा रहे हैं ये बात। मैं बड़ा खुश हो गया, जब मैं समझा तो बड़ा खुश हुआ। जैसे कोई आदमी आपको एक सीन दिखाएगा, वेपन को, दोनों को। एक छोटी सी बच्ची थी, उस बच्ची के पैदा होने के बाद उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया। बड़ी हो गई थी, करीब 10-12 साल की हो गई थी। पूछती अपनी मामा से पूछती है कि मैं जब पैदा हुई थी, मैं क्या इतना मेरी माँ मुझे नापसंद करती थी कि पैदा होते ही मुझे छोड़कर मर गई। तो उसके मामा ने कहा, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारे पैदा होने पे क्या हुआ था। तो उसको लेकर गया हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल जहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं। और वहाँ दिखाते हैं, फिल्म में दिखाते हैं, बैठे हैं लोग, बैठे हैं घंटों से बैठे हैं, 3, 4, 5 घंटे बैठे हैं। 5 घंटे बैठना बड़ा मुश्किल काम है। वो बच्ची बार बोलती है, ये क्या दिखाने वाले? बोलते बैठो बस चुपचाप देखते रहो। तो फिर एक बच्चा हुआ और उसके बाद डॉक्टर बाहर आया, बताया तो जितने लोग बाहर खड़े थे खूब खुश, बहुत खुश हो गए, सब गले मिलने लगे, सब बहुत खुश हो गए। फिर इस बच्ची को बोला, जब तुम पैदा हुई थी तो यही हुआ था। ये चीज़ वो बोल भी सकता था, बोला नहीं। क्या किया उसने? दिखाया, और अच्छे से दिखाया। मतलब पहले 5 घंटे सब्र के बाद दिखाया। इस फिल्म में ये भी दिखाया कि कैसे सब्र के साथ दिखाया जाता है। तो एक अच्छा टीचर खाली आपको बात नहीं बताता, वो बात को ऐसे बताता है कि आप उसको भूलें ही ना। तो साइबेरियन सॉल्यूशन एक बड़ी खास बात को इस तरह से बताया जा रहा है कि आप भूलें ही ना। कैसे फेयर प्राइस, अच्छे चीज़ को फेयर प्राइस पर खरीदें। पहले दो लोगों की हर चैप्टर में शुरुआत में बात करते हैं। सबसे पहले चार्ल्स डार्विन, जो एवोल्यूशन के इतिहास को जाने हैं और हमको बताया है। और दूसरे वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर। चार्ल्स डार्विन कहते हैं, हेयरलेस डॉग्स हैव इम्परफेक्ट टीथ। जो बेचारे हेयरलेस डॉग होते हैं, जिनके बाल नहीं होते, कुत्तों के, उनके दांत बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं। लॉन्ग हेयर्ड एंड कोर्स हेयर्ड एनिमल्स आर एप्ट टू हैव, एज इट्स असर्टेड, लॉन्ग और मेनी हॉर्न्स। और जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं या जिनके बहुत फंसे हुए कोर्स बाल होते हैं, उन जानवरों का बहुत बड़े बड़े हॉर्न होते हैं, उनके सींग बड़े बड़े होते हैं। सींग निकले होते कुत्तों के? नहीं, जानवरों के, एनिमल्स। पिजन्स विथ feathered feet have skin between their outer toes। और जो कबूतर होते हैं, पिजन्स, जिनके पास फेदर होते हैं पैरों में, फेदर मतलब पंख, उनके उंगलियों के बीच में भी स्किन होती है। मतलब बीच में 2 उंगलियों के बीच में थोड़ा थोड़ा चमड़ी होती है। एंड दोज विथ लॉन्ग बीक लार्ज फीट। और जिन पंछियों के बड़े बड़े चोंच होते हैं, क्या होते हैं? वुडपेकर। उनके पैर भी बड़े बड़े होते हैं, लार्ज फीट होते हैं। हेंस इफ मैन गोज ऑन सेलेक्टिंग एंड दस ऑगमेंटिंग एनी पेक्यूलियरिटी, he will almost certainly unconsciously modify other parts of the structure owing to the mysterious laws of correlation of growth। इसलिए अगर कोई आदमी कहे कि मैं इस एक क्वालिटी को देखना चाहता हूँ, सेलेक्ट करना चाहता हूँ और अगले जन्म में चाहता हूँ कि इसके अगले बच्चे को आ जाए। मान लो मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा दिमाग से तेज़ हो या हाइट अच्छी हो, तो खाली एक क्वालिटी नहीं बढ़ेगी, उसके अंदर और भी क्वालिटीज़ आ जाएंगी। ये इसलिए आएगा क्योंकि मिस्टीरियस लॉज ऑफ कोरिलेशन ऑफ ग्रोथ, कि जब नेचर में कोई चीज़ ग्रो होती है तो नियम बोलता है ठीक है ये तो बढ़ा लो, लेकिन साथ साथ ये भी मिलेगा। ये ऐसे ही है जैसे क्या भगवान से बोले, भगवान मैं ना चाहता हूँ बहुत अमीर आदमी बनो। भगवान में ठीक है अमीर आदमी बन जाओ, गैस्ट्राइटिस मिलेगी, डायबिटीज़ मिलेगा और साथ ही साथ मोटापा मिलेगा।
तो अगर हम चाहते हैं इंसान किसी ऐसे कुत्ते को जिसके बाल ना हो, लेकिन उसको उसके साथ साथ इम्परफेक्ट टीथ मिलेगी। हाँ बिल्कुल, किसी कुत्ते को आप चाहते हैं बिना बाल का हो तो उसके दांत बहुत अच्छे नहीं होंगे, इम्परफेक्ट होंगे। ये एवोल्यूशन देगा साथ ही। ये एवोल्यूशन कंपलसरी आपको देता है। एक बहुत अच्छी फिल्म थी, उसमें कृष्ण भगवान आए, संजीव कुमार हीरो थे, पहले गरीब आदमी थे, बहुत गरीब आदमी, होटल में काम करते थे, बाद में उनका होटल हो गया और कृष्ण भगवान उनको बचपन से दिखाई देते थे, मतलब जब से गरीब थे। फिर जब अमीर हो गए बोलते हैं भगवान ये बड़ी दिक्कत की बात है, आजकल मैं अमीर हो गया हूँ लेकिन तबीयत ख़राब रहती है। भगवान बोलते ये क्या खा रहे हो? बोलते हैं ये मैं एजिथ्रोमाइसिन खा रहा हूँ। बोलते हैं अपने पाप खा रहे हो तुम। बोलते नहीं, ऐसे हर दवाई 2-4 दवाई का नाम लिया, ये सिन वो सिन वो सिन। सिन माने सिन माने अंग्रेजी में सिन माने पाप। अच्छी फिल्म देखिएगा, नाम खोज के निकालेंगे। तो ये चीज़ खास वजह से बताया जा रहा है क्योंकि साइबेरियन सॉल्यूशन से ये हमको बताना चाहते हैं कि कैसे आप अच्छी कम, साइबेरिया एक जगह है, वहाँ पर एक सोल्यूशन खोजा गया था। वॉरेन बफेट भी इन्वेस्टमेंट के दुनिया में ऐसे ही कुछ बताते हैं। एन इकोनॉमिक फ्रेंचाइज अराइजेज फ्रॉम अ प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट वन इज नीडेड और डिजायर्ड, 2 is thought by its customer to have no close substitute, and 3 is not subject to price regulation. इकोनॉमिक फ्रेंचाइज अराइजेस फ्रॉम अ प्रोडक्ट और सर्विस। बोलते हैं अगर मान लीजिए कोई बहुत अच्छा ब्रांड बना, इकोनॉमिक फ्रेंचाइज मतलब कोई ऐसा ब्रांड जिसका प्रोडक्ट बनेगा तो पक्का लोग महंगा पैसा दे करके खरीद लेंगे। तो वो कहाँ से आता है? 3 चीज़ों से आता है। पहला, नीडेड और डिज़ायर्ड। वो प्रोडक्ट, वो ब्रांड की ज़रूरत होनी चाहिए या तो लोगों को इसकी इच्छा होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 इज थॉट बाय इट्स कस्टमर टू हैव नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, और उसके कस्टमर को लेना चाहिए यार ये अगर प्रोडक्ट लेना है ना तो बस इसके अलावा कोई और लो मत। डाइसन का प्रोडक्ट सबसे अच्छा होता है, वैक्यूम क्लीनर या हेयर ड्रायर, जब कभी पैसा आएगा तो यही लूँगा। कार लेना है तो हम यही कार लेंगे, सबसे अच्छी कार ये होती है। लोगों को लगना चाहिए इस प्रोडक्ट में तो यही सबसे अच्छा ब्रांड है। और तीसरा, इज़ नॉट सब्जेक्ट टू प्राइस रेगुलेशन, और मार्केट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट उसका प्राइस रेगुलेट करे। जैसे दाल, सीमेंट, इस तरह के बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है रेट, आप अपने हिसाब से नहीं बढ़ा सकते। लोहे का रेट आप नहीं डिसाइड करते, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें होंगी तब आपका कंपनी या प्रोडक्ट कंपनी बहुत महंगी होगी। The existence of all 3 conditions will be demonstrated by a company's ability to regularly price its product or services aggressively and thereby to earn high rates of return on capital. और ये तीनों चीज़ें, ये 3 क्वालिटी को कंपनी सेट करती है खूब एग्रेसिवली। कैसे? अपने प्रोडक्ट का रेट सही करके। जैसे अभी हमारा जो प्रोडक्ट है, डीप नॉलेज का प्रोडक्ट, ईमानदारी से बोलें तो महंगा भी है और सस्ता भी है। महंगा है आप जैसे बच्चों के लिए, आप कभी खरीद पाएंगे जेनो का एडवांस 36,000 का? कभी नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन जो लोग ये खरीद लेते हैं 36,000 में, उनको हर हफ्ते बात करना है, साल में कम से कम 50 बार बात करना है, तो मेरे पास टाइम ही नहीं है उनसे बात करने के लिए। तो मेरे लिए महंगा भी है। मैं अगर उनको दूंगा तो मैं उनको अपना टाइम दे रहा हूँ। तो देखा जाए तो जहाँ पर काउंसलर्स या टीचर्स अपने स्टूडेंट से बात करते हैं, उन कोर्सेज़ की फ़ीस 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए है। तो उस एंगल से तो ये कोर्स सस्ता है, लेकिन एक गरीब आदमी के हिसाब से महंगा है। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं कैसे इस कोर्स को ऐसा कुछ करूं कि वो परफेक्ट प्राइस में हो, ऐसा प्राइस कि एक आदमी खरीद ले आराम से। तो अभी मैं उसके ऊपर सोच रहा हूँ। कह रहे हैं जब ये तीनों क्वालिटी एक कंपनी में आएगी तो कंपनी उस जब अच्छा प्रोडक्ट बन गया, उसका कोई कंपटीशन नहीं है और उसका रेट गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती, तब वो कंपनी अपने प्रोडक्ट का सही रेट लगाएगी खुद से, एंड देयर बाय अर्न हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल, और तब वो बहुत अच्छे से रिटर्न ऑन कैपिटल कमाएगी। आज की क्लास में शुरुआत में एक बम फोड़ रहा हूं मैं, कैपिटल, पूंजी। और कैपिटल जब लगाया आपने, 1 लाख रुपए कहीं लगाया और 1 लाख पे आपने महीने का 2,000 रुपये कमाया, तो वो है आपका रिटर्न ऑन कैपिटल। कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल कमा पाएगी, हाई रिटर्न।
दो लोग हैं, दोनों ने 1-1 लाख रुपए लगाया। एक आदमी 1 लाख लगा करके 10,000 रुपये कमा रहा है, एक आदमी 1 लाख लगा के 2,000 रुपये कमा रहा है। तो किसका हाई रिटर्न ऑन कैपिटल है? कौन ज़्यादा कमा रहा है? 10,000 वाला। तो इसको भी लोग कैलकुलेट करते हैं। मोर franchisees can tolerate mismanagement. Inept managers may diminish a franchisee's profitability, but they cannot inflict mortal damage. कह रहे हैं अगर ये सब चीज़ें आपने कर ली तो फ्रेंचाइजी में, मतलब उस कंपनी में मैनेजमेंट अगर बेकार भी है, मैनेजर्स बहुत अच्छे भी नहीं हैं, तो भी उस कंपनी को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। देखा जाए तो हमारे यहाँ वही चल रहा है, हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं है बट फिर भी चल रहा है एक तरह से। तो देखते हैं क्या है साइबेरियन सोल्यूशन। अच्छा, जैसे गरिमा ने पूछा इसको साइबेरियन सोल्यूशन क्यों बोला जा रहा है। साइबेरिया एक बहुत ख़ास जगह है और वहाँ पर कोई ख़ास एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसको हम लोग पहले समझ लें कि क्या है। लुडमिला ट्रुट वॉज डम्बफाउंडेड। लुडमिला ट्रुट नाम के एक औरत है। बहुत साइबेरिया में बहुत ठंडी होती भैया, कपड़ा देख लो। हम लोग जब यूक्रेन गए थे तो यहाँ दिल्ली से जूते लेकर गए थे, जूते के अंदर में फर था, इतनी ठंडी थी, भाग आते थे सर्दियों में। लुडमिला ट्रुट डम्बफाउंडेड हो गई। अरे मतलब शॉक्ड हो गई। इट हैड ऑल स्टार्टेड ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 5 years ago। ये सारी की सारी बातचीत जिससे वो एकदम झटके में थी, 5 साल पहले चालू हुआ। When she had met दिमित्री बेल्वी, जब उन्होंने मुलाकात की थी दिमित्री बेल्वी नाम के आदमी से। अ फेमस डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये बहुत फेमस थे, एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे। When she heard about Dimitri's project from her professor, she enthusiastically volunteered। जब उसके प्रोफेसर ने बताया कि दिमित्री एक बहुत अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसने कहा मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ, बिना पैसे के काम करना चाहती हूँ, वॉलंटियर करना चाहती हूँ। Dimitri's candor, passion and intellect immediately enamored her। और दिमित्री जो इतना बड़ा फेमस डायरेक्टर था, बहुत ईमानदार आदमी था, अपने काम के प्रति बहुत ही पागल था और बहुत समझदार भी था, इंटेलेक्चुअल था। इन सब चीज़ों को देख करके बहुत उनसे प्रभावित हो गई, enamored हो गई। And surprisingly, in this male-oriented field in which women are treated as second-class citizens, she had talked to her as peer. He had talked to her as peer, though he was a couple decade older and renowned personality in this field। और कह रहे हैं ये वो फील्ड था, इस फील्ड में जहाँ पर औरतों को एकदम नीचे का दर्जा माना जाता था, सेकेंड क्लास सिटीजन। एक आदमी जैसे मैं हूँ, अमीर आदमी, और नीचे वाला गरीब आदमी, गरीब से भी गरीब, ऐसा माना जाता था औरतों को। वहाँ पर ये आदमी इस औरत को इज्जत से बात करता था, पीयर की तरह। पीयर मतलब बराबरी का दर्जा देता था। जबकि ये आदमी दिमित्री उस औरत से कम 20 साल, 10 से 20 साल बड़ा था, तब भी इज्जत से प्यार से बात करता था, इतनी सब अच्छी क्वालिटी थी। दिमित्री वॉज ट्राइंग टू एनलिस्ट अ ग्रेजुएट स्टूडेंट फॉर अ सीक्रेट प्रोजेक्ट। दिमित्री कर क्या रहा था, एक ग्रेजुएट को, मतलब जो अभी पास हुआ है BA BSc वगैरह, उसको अपने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए एनरोल कर रहा था। बट लुडमिला हैड नॉट येट इवन फिनिश्ड हर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़। तो इनको तो ग्रेजुएट चाहिए था, लेकिन लुडमिला ने अभी तक अपना अंडर ग्रेजुएट भी कंप्लीट नहीं किया था। He must have seen something unique in the young and talented student to recruit her after just one meeting। हो ना हो, इस आदमी ने उस औरत के अंदर में, उस बच्ची के अंदर में कुछ बहुत खास चीज़ देखी होगी, इसलिए एक बार मुलाकात करने के बाद उसको रख ली नौकरी पे। She remembered his warning about the physical hardship and the long hours and most importantly the uncertain fate of her budding scientific career। और उसको याद है उसने 3-4 धमकियाँ दी थी, देखो भैया बहुत मुश्किल होगी यहाँ पर, फिजिकल हार्डशिप, लंबे लंबे घंटे काम करना पड़ेगा, और यहाँ काम करके तुम्हारा करियर बनेगा नहीं बनेगा वो मुझे पता नहीं है, यहाँ पर किसी लालच से मत आना। डिमित्रीज प्रोजेक्ट कैरीड अ लॉट ऑफ रिस्क एंड कुड कम टू नॉट। इसका जो प्रोजेक्ट था दिमित्री का, इसमें बहुत रिस्क था और किसी भी समय ख़त्म हो सकता था, बंद कराया जा सकता था। एंड इवन इफ द प्रोजेक्ट सक्सीडेड they could not talk about it openly because scientists have been killed for less, including Dimitri's brother।
और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो भी जाता तो भी किसी को बता नहीं सकते थे, क्योंकि इस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए तो लोग मर चुके हैं। इनफैक्ट दिमित्री का अपना भाई को मर्डर हो गया था, ऐसा प्रोजेक्ट था ये। शी वॉज ग्रेटफुल टू दिमित्री फॉर नॉट शुगर कोटिंग द वर्क। ये बहुत खुश थी कि कम से कम दिमित्री ने, जो डायरेक्टर थे, उन्होंने अपनी बातचीत को शुगर कोट नहीं किया। शुगर कोट करना मतलब ये काम बहुत अच्छा काम है, आप ये कुछ झूठ नहीं बोला, ईमानदारी से सब कुछ बता दिया। बट इट टर्न्ड आउट टू बी फार मोर डिमांडिंग दैन शी इमेजिन्ड। लेकिन भैया ये काम तो जितना उन्होंने सोचा था उससे ज़्यादा मुश्किल था। शी वॉज लिविंग इन द मिडल ऑफ साइबेरिया। वो साइबेरिया में रह रही थी। एंड ऑल्दो शी हैड ग्रोन अप इन मॉस्को, शी हैड नॉट येट बिकम अकस्टम्ड टू द बोन चिलिंग कोल्ड। हालांकि ये मॉस्को में पैदा हुई थी, बड़ी हुई थी, जहाँ अपने आप में बहुत ठंडी होती है, लेकिन साइबेरिया की ठंडी भैया हड्डी कपाने वाली ठंडी थी, वो नहीं झेला था इसके पहले, अकस्टम नहीं थी, उसकी आदी नहीं थी। एंड वर्स, द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड her to travel far across Siberian wilderness in cold, dark and dreary trains, and she desperately missed her fast growing toddler Marina. प्लस ऐसा नहीं कि साइबेरिया के शहरों में रहना पड़ेगा, इनको अपने काम के लिए जंगलों में जाना पड़ता था, ठंडे अंधेरे ड्रेरी ट्रेन्स में, ऐसी ट्रेन में जाना पड़ता था जो एकदम डरावनी ट्रेन होती है। और प्लस उनको अपने बच्चे की बड़ी याद आती थी। मरीना जो टॉडलर थी, अभी बेचारी चलना फिरना भी नहीं सीखी थी। देयर वर नो फोन्स, सो शी कुड नॉट इवन हियर हर चाइल्ड्स वॉइस। उस समय तो फ़ोन भी नहीं था, तो अपने बच्चे की आवाज़ भी नहीं सुन पाती थी। इट हैड बीन 5 years ऑफ अनरिलेंटिंग हार्ड वर्क एंड सेक्रीफाइस। 5 साल की मेहनत थी, तपस्या थी। एंड शी हैड प्रेशियस लिटिल टू शो दिमित्री। और उनके पास एक बहुत कीमती चीज़ थी दिमित्री को दिखाने के लिए, जो उन्होंने काम किया था। इन अप्रैल 1963 में, एज शी अप्रोच्ड वन ऑफ द केजेस, शी वॉज स्टॉप्ड इन हर ट्रैक्स। जब वो एक पिंजड़े के पास पहुंची तो वहाँ पर रुक गई। शी हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। उन्होंने आज से पहले कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। नॉर हैड एनी अदर ह्यूमन बींग, और ना ही तो किसी और इंसान ने कभी देखा था। वॉज शी रियली विटनेसिंग दिस और वॉज इट एन इल्यूजन? वो क्या सही में ये सब देख रही थी, ये खाली भ्रम था? हैड हर पेशेंस एंड डिलीजेंस पेड ऑफ? क्या जो इतना धीरज रखा था इन्होंने और इतनी ईमानदारी से काम कर रही थी, उसका फल मिल गया? शी वॉज अ साइंटिस्ट एंड न्यू दैट शी कुड नॉट गेट कैरिड अवे बाई इमोशंस। वो एक साइंटिस्ट थी और उनको पता था इस तरह से इमोशनल नहीं होना चाहिए। बट शी कुड नॉट कंटेन द फीलिंग व्हेन इट वेल्ड अप प्योर जॉय। लेकिन जब उनको अपना काम का फल दिखाई दिया तो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई। प्योर जॉय, बहुत खुश हुई। अनबिलीवेबली, इनकंसीवेबली, एम्बर वॉज वैगिंग हर टेल। बिल्कुल सच बात है, आप चाहे विश्वास करो चाहे न करो, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन जो एम्बर था वो अपनी पूंछ हिला रहा था। एम्बर कौन है उसको भी आगे देखेंगे। एक भेड़िया था, भेड़िए के पूंछ हिलाने पर बड़ी खुश हो रही थी। तो ये है, साइबेरिया में एक बहुत सीक्रेट प्रोजेक्ट हो रहा था। उसकी बात फिलहाल तो नहीं करेंगे, ये बात करेंगे इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद। थोड़ा सा ये बोरिंग स्टॉक मार्केट की बातचीत करेंगे। उसके बाद आएगी साइबेरियन सीक्रेट प्रोजेक्ट क्या था, वो भी बड़ा लंबा चैप्टर है। मुझे अच्छा लगता है ये, क्योंकि जब आदमी इतना घुमा फिरा करके पढ़ाता है ना, तो फिर दिमाग में गड्ढे बन जाते हैं। गड्ढे क्यों? भूल नहीं पाते आप। लाइफ भी कर दी है, जब आपको कोई मुश्किल चीज़ सिखानी होती है, खूब घुमा फिरा करके, टॉर्चर कर कुरा करके तब पहुंचाती है अंत में, रास्ते के अंत में। आपको लगता है सीधे सीधे पढ़ा दिया होता, क्या चक्कर बता रहे हैं, साइबेरियन सोल्यूशन, पूछ हिल रही है, इतना इमोशनल है, 5 साल हुआ, टॉर्चर हुआ, क्या बकवास है ये। लेकिन कुछ तो हुआ होगा। साइबेरिया बड़ा ठंडा जगह है और वहाँ पर एक भेड़िया अपनी पूंछ हिला रहा था। उस भेड़िया की कहानी हम बाद में देखेंगे। ओह, वेयर डू आई बिगिन, ऑथर कहते हैं, लेकिन मैं शुरू कहाँ से करूँ, ये हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में मुझे खाली सेटअप देना था आपको,
एक साइबेरियन सॉल्यूशन, एक बहुत सीक्रेट प्रोजेक्ट चालू किया गया था, जहाँ पर लुदमिला नाम की एक औरत थी। और जब आप इस औरत का नाम फ़ोटो खोजेंगे ना, तो भेड़ियों के साथ में फ़ोटो दिखाई देगी आपको। 2 4 5 भेड़िए हैं, उन्हीं के साथ फ़ोटो है। कुछ भेड़ियों का सीक्रेट प्रोजेक्ट हुआ था। बस मुझे यही बताना था आज की वीडियो में। कल की वीडियो में हम बात करेंगे वेयर डू आई बिगिन, हम शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है।